हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेनरी अप्लायंसेस एंड पीसीबी रिपेयर। फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और एक एसएम ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और एक रिएक्टर रखा हुआ है। आज हम तीनों के बारे में आपको जानकारी देंगे और तीनों में डिफरेंस क्या है, अलग क्या है तीनों से। तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये ट्रांसफार्मर को सिर्फ ट्रांसफार्मर की ही जगह लगा सकते हैं और एसएम ट्रांसफार्मर को एसएम ट्रांसफार्मर की ही जगह लगा सकते हैं और रिएक्टर को रिएक्टर की जगह। कई बार हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो इस रिएक्टर को ट्रांसफार्मर समझ लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ डाउट रहती है आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लगाना पड़ा इसे। कंपनी को इतना बड़ा प्रोडक्ट्स बनाने में कुछ पैसे खर्च हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि ये लगभग 2-4 रुपये में ही हो गया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो किसी भी कंपनी को कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर दिया होता है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपनी 1-2 पीस तो बनाती नहीं है, वो बनाएगी जब भी लगभग लाखों करोड़ों पीस बनाएगी। तो अगर हमें इसको मान लीजिए बचाना ही है तो उस कंडीशन में तो उसका लाखों करोड़ों रुपया फ़ायदा होगा। अगर सपोज दैट ये अगर 100 रुपये भी खर्च हो रहा है बनाने में तो 100 करोड़ 200 करोड़ तो इसी तरह बच जाएगा उसका। लेकिन हमको बनाकर इस तरीके का मटेरियल जो है दिया है तो इसकी ज़रूर कुछ ना कुछ विशेषता होगी उस जगह पे। तो इसलिए इसको आपको जो है रिएक्टर बोलना है, न कि ट्रांसफार्मर बोलना है। और ट्रांसफार्मर आपका जो है उसको भी हम बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। और एसएम ट्रांसफार्मर जो कि बिल्कुल सेम हूबहू दिख रहा है, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर स्विचिंग करता है और ये जनरली 220 वोल्ट पे स्विचिंग करता है। और ये भी आपका जो है एक तरह से समझ लीजिए हाई फ्रिक्वेंसी पे ही स्विचिंग होगा, चूँकि ये सीरीज में होता है और इसे आईजीबीटी या फिर मॉसफेट स्विचिंग करेगा। तो जगह के हिसाब से ये छोटा या बड़ा हो सकता है। कई बार कंपनी पीसीबी के अंदर ही आजकल इनबिल्ट कर दे रहा है, जैसे कि अभी हम आपको एक पीसीबी में लगा हुआ दिखाएंगे जो कि आप देखेंगे हमारे पास ये एक पीसीबी के अंदर है, जो कि इस पे लिखा हुआ है 400 माइक्रो हेनरी। ये आपका जो है फेरेट कोर होता है, इसके अंदर जो लपेटा गया है ये आपका कॉइल है, जो कि इस फेरेट कोर के अंदर जो है लपेटा जाता है। फेरेट कोर जो होता है वो भी एक मैग्नेट का ही प्रजाति होता है, लेकिन तो उसके अंदर जो है जब उसके अंदर लाइट दिया जाता है तब वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है। ऐसे वो नॉर्मली जो है चुंबक की तरह दिखेगा, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो सकता है, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन आपको हम जो भी अपने से बढ़िया जानकारी होगा हम इसे प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम इस रिएक्टर की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी जो है कि रिएक्टर लिखा हुआ है और इसकी जो क्लास है वो एच है और इसका जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का मतलब जो इसकी इकाई होती है वो हेनरी में होती है। तो और इसे जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने के लिए एल से इसे जो है पीसीबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एल, इसका मतलब वो इंडक्टर है। जैसे कि हमारा जो रजिस्टर होता है उसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह इंडक्टर जो होता है उसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका जो है 15 मिली हेनरी का है और ये 8 एम्पियर तक का लोड जो है अपने ऊपर ले सकता है। अब ये काम कैसे करता है,
हमने एक डायग्राम बना रखा है छोटा सा, जो कि हम इसको साइड में रखते हैं, बाद में प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। पहले इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है इनपुट में इसके 220 वोल्ट दे रखा है, जो कि ये ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पे चला गया है। तो यहाँ से हमारा जो पल्सेटिंग डीसी है, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो एसी है, जब ये यहाँ से आउट होगा माइनस और प्लस के थ्रू, तो ये पल्सेटिंग डीसी होगा। पल्सेटिंग डीसी जब हमारा यहाँ से जाएगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव से आप देखेंगे एक जो है ईएमआई फ़िल्टर लगा हुआ है, जो कि हम लोग इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए लगाते हैं। कई बार होता क्या है कि जब हमारे घर के आसपास जो है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, जिसके चलने से कई बार क्या होता है हार्मोनिक्स या रिपल्स या फिर आप समझ लीजिए स्पाइक्स वगैरह जनरेट होती हैं। और वैसे भी यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी में स्विचिंग होनी है, क्योंकि आईजीबीटी यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी स्पाइक्स होगा या फिर हार्मोनिक्स होगा, वो अपने अंदर सप्रेस कर लेगा, ताकि यहाँ तक स्विचिंग करने में किसी प्रकार की जो बाधा है वो उत्पन्न न हो। तो आप समझ लीजिए यहाँ से पॉजिटिव गया और जैसे इसके अंदर से रिएक्टर से होते हुए निकल गया। निकलने के बाद ये आईजीबीटी के कलेक्टर पे चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये एमीटर है इसका, और एमीटर को जो है ग्राउंड किया गया है। और ये जो ग्राउंड वाला हिस्सा है वो सीधा ही ग्राउंड के कैपेसिटर के ग्राउंड से कनेक्ट है। ये दो कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए हमारा जो कंप्रेसर है वो चालू होता है, तो शुरुआत के टाइम में लगभग 0.1 से लेकर के लगभग 2 या 3 एम्पियर के आसपास जो है रन करता है। तो उस कंडीशन में आपका जो पीएफसी है वो तुरंत एक्टिव नहीं होता है। पीएफसी आपका बहुत ही जब वोल्टेज अप डाउन होने लगता है या फिर जो डीसी लिंक के वोल्टेज होते हैं वो कम होने लगते हैं, तब जो है हमारा पीएफसी एक्टिवेट होता है। तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये कंप्रेसर है मेरा कुछ इस तरीके का, अभी हम बना देते हैं इसको। ये हमारा कंप्रेसर है, ये आपका डिस्चार्ज हो गया और ये सक्शन हो गया। जैसे ही मान लीजिए इसके ऊपर जो है चालू हुआ, तो पहले शुरुआत के दौर में धीरे 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 जो है स्टार्ट होगा, और जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये करंट जो है ज़्यादा ड्रा करेगा। उस वक्त जब करंट ज़्यादा ड्रा करेगा तो हमारा जो यहाँ वोल्टेज था 330 के आसपास बनता है, डीसी 320, तो ये जो वोल्टेज है वो कम होने लगेगा, क्योंकि कंप्रेसर उस वक्त काफ़ी तेज़ी से आरपीएम अपना जो है चेंज करता है। तो लगभग वो 7-8 एम्पियर के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि डेल्टन की मशीन के अंदर ज़्यादातर वो मैक्सिमम जितना भी करंट होता है वो 7-8 एम्पियर के आसपास होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो घट करके लगभग 250 वोल्टेज मान लीजिए हो गए डीसी, हमारे 250 वोल्ट डीसी हो गया। तो अब हमारा जो वोल्टेज है वो कम हो गया है, क्योंकि अब उससे कम होगा तो ये कंप्रेसर को जो है शट डाउन कर देगा। लेकिन इसके अंदर कंपनी ने एक जनरेटर लगा रखा है। जनरेटर ये इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए इसका जो पॉजिटिव वोल्टेज है 320 वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव से 270 के दो रजिस्टर सीरीज में लगा करके, एक ग्राउंड से 1K का रजिस्टर लगा करके एक डिवाइडर बना है। यहाँ पे ये डिवाइडेड पॉइंट है, और यहाँ पर लगभग जब हमारा 330 वोल्ट होंगे तो उस कंडीशन में हमारा 2.8 के समथिंग जो है वोल्टेज मिलेगा। ऐसा कंपनी ने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है। अब ये 2.8 वोल्टेज जो है इस माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है, जिससे ये पता लगाता है कि भाई 2.8 है तो यानी 330 वोल्ट है। अगर 2.6 है तो इसका मतलब वो अपने गणित के अंदर यानी इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी जो कंपनी है वो अपना प्रोग्राम जो है
हर एक पिन को प्रोग्राम करके रखा हुआ है। अगर 2.6 हुआ तो उसको 290 समझेगा, 2.3 कर लेते हैं इसको तो ये 200 लगभग 60 के आसपास मान लीजिए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी अपने हिसाब से प्रोग्राम किया होगा कि कब इतना वोल्टेज मिलेगा, तो हमको ये समझना है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि अपना खुद का दिमाग इसके पास है, इसे किसी के दिमाग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज हमारा कम होगा, मान लीजिए 250 के आसपास हुआ, तो यहाँ पर लगभग 2.1 के आसपास वोल्टेज मिलेगा इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक पल्स भेजेगा, PWM पल्स होता है वो। तो ये PWM पल्स कुछ इस तरीके का होता है और ये डिसाइड करता है कि हमें कितना ड्यूटी साइकिल रखना है। तो होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर के जो वोल्टेज हैं वो घटने लगते हैं। तो वन टाइम में जब अपना जो ये पल्स भेजता है वो फुल ड्यूटी साइकिल होता है, यानी कि वो सबसे मैक्सिमम जितना हो सकता है वो इस आईसी के पिन पे भेजता है। ये आपका एक IGBT गेट ड्राइवर आईसी है, जिसका नंबर कुछ भी ABCD हो सकता है, 4427 भी हो सकता है, 4424 भी हो सकता है, वो कुछ भी लगा सकता है कंपनी। मैं समझाने के लिए इसका जो है कोई भी नंबर नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसका सिग्नल आएगा, और ये डायरेक्ट भी लगा सकता था लेकिन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये इसकी क्षमता नहीं है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट की कि इस IGBT को ये ड्राइव कर सके, क्योंकि ये 15 वोल्ट के रेस्पेक्ट पे काम करता है और ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा 5 वोल्ट के सिस्टम पे काम करता है। तो 5 वोल्ट का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अपने विड्थ जो है, उसकी जो चौड़ाई है पल्स की, वो 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग भेजेगा इस आईसी के थ्रू। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 15 वोल्ट जो है खड़े हैं और ग्राउंड भी खड़ा है। तो जब इस पर ये PWM आएगा आपका 5 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, तो उसके एम्पलीट्यूड को ये बढ़ा करके 15 वोल्ट के रेस्पेक्ट में कर देगा, जिससे हमारा जो गेट है वो उस पर सप्लाई चली जाएगी। और जैसे ही सप्लाई जाएगी तो ये जो एमीटर था हमारा, वो एमीटर अब इस कलेक्टर के पास पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, और जब ये स्विच करेगा, कंडक्ट करेगा, तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट बिहेव करेंगे। लेकिन इनकी शॉर्ट सर्किट बिहेव इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये लगभग 100 किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग होती है वहाँ पे, यानी कि 1 सेकंड में 1 लाख बार जो है कि स्विच करता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि एक स्विच है, कुछ मान लीजिए इस तरीके का स्विच है मेरा, हालांकि ये IBM है, मैं इस पर आपको बता रहा हूँ, एक स्विच है ये, और इस पर हमारा जो है कि 1 लाख बार कुछ इस तरीके से ट्रिगर होता है। तो टच करके भाग जाता है वो, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहता है। समझ लीजिए 1 सेकंड में 1 लाख बार उसको छू करके चलाता है, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट सर्किट बिहेव नहीं होता। तो ये वहाँ पर जो है कि स्विचिंग कर देता है, जिससे कि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज बनेंगे वो शॉटकी डायोड के थ्रू जो है कि इस पॉजिटिव वाले सप्लाई पर जो है जा कर के पहुँचेंगे, जिससे हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट होगा। बूस्ट होने पर क्या होगा, यहाँ जो वोल्टेज था वो लगभग 330 जो है फिर से आ जाएगा, लेकिन एक समय के बाद जो है कि वहाँ पर 390 वोल्टेज आते हैं, क्योंकि ये अपने साथ जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जब कोलैप्स होती है, यानी ये जब वोल्टेज हमारे 330 हो जाते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से जो पल्स था ये माइक्रो कंट्रोलर वाला, ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसको पता चल गया कि भैया जितना हमको रिक्वायरमेंट था वो मिल चुका है। तो ये अपना पल्स जो है वापस ले लेता है। तो जब ये कोलैप्स होगा, जैसे कि मान लीजिए ये सप्लाई जो ये जो हमारा ग्राउंड था वो इस जगह से अब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जैसे आएगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज थे वो बूस्ट होकर के कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारा जो है चार्ज हुआ था। और यहाँ पर से जो वोल्टेज निकलेंगे वो AC सप्लाई निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि हमारा जो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है
उसे किसी भी डीसी वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो वो बदले में हमको एसी वोल्टेज देगा। ये इसका जो है सिस्टम बनाया है। तो यहाँ से हमारा जो एसी वोल्टेज है वो एक शॉर्टकी डायोड के थ्रू जो है चार्ज होगा, और वोल्टेज हमारे जब बूस्ट हो जाएंगे तो लगभग 390 वोल्टेज पहुँच जाते हैं मैक्सिमम। 390 वोल्ट जब मिलेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज थे वो लगभग 3.4 या 3.5 के आसपास जो है इस एमसीयू को पता चल जाता है, फिर अपना जो है मेंटेन कर लेता है उसको। अब होता क्या है, अगर इसी तरीके से मान लीजिए इनपुट की जो सप्लाई है वो घटने लगी, यानी 220 वोल्टेज है इनपुट में, और पता चला यहाँ जो इनपुट है वो लगभग 180 या 170 के आसपास आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये एक समय के लिए अपना जो पल्स है भेजेगा, फिर ये पल्स भेजेगा, फिर यहाँ पे बूस्ट होगा। लेकिन यही क्रिया अगर बार बार करना पड़ेगा, मान लीजिए 170 हमेशा ही रहेगा उस जगह पे, तो बार बार करने की कंडीशन में एक दो बार एमसीयू जो है काम तो करेगा ये, लेकिन तीसरी बार क्या करेगा, ये एरर दे देगा, बोलेगा भैया यहाँ पर जो है ना वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही कम है। तो अपने पास यहाँ पर इसके अंदर जो है जो प्रोग्राम होता है पिन, जिधर से हम लोग को एरर देना होता है, वो सीधे ही इंडोर के पीसीबी के डिस्प्ले पे जो है एरर जनरेट करवा देगा, बोल देगा कि भैया यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम है, तो एसी लो और एसी हाई का एरर जो है दे देता है कंपनी, यानी एमसीयू जो मेरा है। तो उसी हिसाब से प्रोग्राम रहता है, बाकी आपका जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगा। और अब हम फ़र्क कर उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी हम जो है कि इसे जो हमने आपको बताया है, एक बार हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक बार हम ये जो इंडक्टर रिएक्टर है, इसमें आप देख सकते हैं हमने जो है 1K का एक रजिस्टर लगा रखा है और एक 1.8 वोल्ट की एलईडी लगा रखे हैं, और इसको पॉजिटिव हमने डायरेक्ट दे रखा है, जिससे कि हमारा जो इंडक्टर है जब हमारा कोलैप्स हो तब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमको मिले। तो हम यहाँ पर इसको 9 वोल्ट के समथिंग देंगे और हम देखते हैं यहाँ पर 9 वोल्ट देने के बाद क्या होता है। तो ये हमने 9 वोल्ट जो है दे दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं एलईडी जो है ग्लो कर रहा है। हालांकि हमने रजिस्टर लगा रखा है इसलिए हम बंद करेंगे इसे, तो ये ख़राब ना हो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर एसी वोल्टेज जो है निकलेंगे, क्योंकि ये कोलैप्स होगा तो इसका जो सिस्टम है वो एसी वोल्ट से ही मतलब यहाँ से निकालता है। तो यहाँ 1K का रजिस्टर लगा रखे हैं ताकि वो जो वोल्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको ना मिले, उतना ही मिले जितने इसकी ज़रूरत है। अब हम इसको देखिए बंद कर रहे हैं, तो आप देखे हैं बंद करने के बाद तुरंत नहीं कोलैप्स हो रहा है, यानी तुरंत नहीं डाउन हो रहा है, धीरे से मतलब डाउन हुआ है, स्लो करके। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया था वो उसी का यूज करके इसको धीरे धीरे जो है ड्रॉप कराया था। फिर से हम करके देख लेते हैं। तो आप देखें हैं जैसे ही हमने बंद किया है वो तुरंत ही जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है काम करता है। अब आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे, और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे ज़रूर आप इसे लगाइए, क्योंकि इसके लगाने से हमारा जो है बहुत सा जो है बेनिफिट होता है। अब हम आपको एसएम ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। अब इसे हम साइड में कर लेते हैं। देखिए जो एसएम ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो पिन है काफ़ी दूर दूर तक है ये वाली। तो ये हमें मतलब प्रदर्शन करता है, बताता है कि ये हमारा ड्रेन है, पिन है, यानी ये दोनों आपस में जो है प्राइमरी इसका जो है बाइंडिंग है। तो होता क्या है, अब इसका भी हम एक डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं आपको।
तो अभी आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा जो है डायग्राम बना दिया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी हिस्सा होता है, एक सेकेंडरी हिस्सा होता है, और इसके अंदर कई ठो लूप जो है निकलता है। होता क्या है कि जब ये प्राइमरी जो बाइंडिंग होती है वो पतले तार से की जाती है, और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो मोटे तार से की जाती है। सेकेंडरी बाइंडिंग इसलिए मोटे तार से की जाती है क्योंकि हमारा जो आउटपुट होता है उस पर लोड ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग है, इसके अंदर जो तार होता है वो बहुत ही कम लपेटाया जाता है, क्योंकि हमको वोल्टेज जो है कि इससे हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है स्विचिंग कराना पड़ता है। तब यहाँ पर जो उसके बदले वोल्टेज होता है वो 12-15 जो भी आपने सेट कर रखा है वहाँ पर उतने वोल्टेज वो देता है। कैसे देता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वायर के थ्रू जो है 300 वोल्ट जो है दे दिया है, 330 वोल्ट। तो ये तार जब ये बंद रहेगा तो एज ए पीस ऑफ वायर काम करेगा, यानी एक वायर का टुकड़ा की तरह। तो ये वायर में 330 वोल्टेज जो था ये कुछ इस तरीके से होकर के यहाँ पर खड़े रहेंगे। जैसे ही हमारा ये आईसी जो है ऑन होगा, इस आईसी का नंबर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा। जब ग्राउंड यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्विचिंग होगा। स्विचिंग इसलिए होगा, मैंने आपको बताया है स्विचिंग का फंडामेंटल, कि अगर ये लगभग 32 किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग कर रहा है आईसी, तो यानी 1 सेकंड में 32,000 बार जो है कि उसको ट्रिगर कर रहा है, यानी कि उसको जो है कुछ इस तरीके से जो है कि टिक 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 करके जो है मार के चला रहा है ग्राउंड को। यानी तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग होती है। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये फेरेट कोर है, क्योंकि इसके अंदर आयरन कोर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है कि फेरेट कोर दिया है, देख सकते हैं आप। फेरेट कोर जो है कि बिल्कुल मैग्नेट की तरह होता है। तो यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट फेरेट कोर की थी, इसलिए फेरेट कोर दिया गया है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग होता है और इस मटेरियल की कुछ खासियत भी होते हैं। तो जैसे ही मेरा यहाँ पर स्विचिंग होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के अंदर इफ़ेक्ट होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमें इस डायोड के थ्रू जो है इस कैपेसिटर पे हमें मिलेंगे। तो आपका डिवाइडर जितने भी वोल्ट से बना होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे, या जिस हिसाब से बाइंडिंग होगा इसके अंदर उसी हिसाब से वोल्टेज मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे तार ज़्यादा लपेटा होगा तो 15 वोल्ट के समथिंग मिलेगा, अगर तार कम लपेटा है तो 12 वोल्ट मिलेगा, और उससे कम लपेटा है तो लगभग 7 से 8 वोल्ट मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बाइंडिंग कितनी बार टर्न लपेटा गया है। आप समझ लीजिए जितनी ज़्यादा लपेटी होंगी उसके हिसाब से उतनी वोल्टेज जो है आगे मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा एसएमपीएस के लिए ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि हमको वहाँ पर जो है छोटे से एक रिले को और माइक्रो कंट्रोलर को चलाना होता है। तो उसके लिए हमें 12-15 वोल्टेज की जो भी है ज़रूरत पड़ती है, उसी के आधार पे सारा ही काम होता है। तो ये रहा इसका जो है एसएम ट्रांसफार्मर। बाकी एसएम ट्रांसफार्मर का जो वीडियो है डिटेल में हम आपको एक बना के भेजेंगे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से बताएंगे उसके बारे में। अब हम इसके बारे में बता देते हैं जो हमारा ये है ट्रांसफार्मर, तो इसे हम अभी हटा देते हैं। और ट्रांसफार्मर भी इसी तरह का सिनारियो पे काम करता है। अब आप समझ लीजिए इसमें जो है सेम चीज़ रहता है। ये देखिए जैसे कि इस वाले का जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी का जो तार होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब पतला होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी का बाइंडिंग जो होता है। सेकेंडरी वाला मोटा रहता है क्योंकि उस पर जो है लोड होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्राइमरी में
लगभग बहुत पतली वायर से इसको लपेटा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लाइन दे दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। लाइन न्यूट्रल हमने जब दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इस तार में जो है कि जब ये लाइन न्यूट्रल दौड़ेंगे तो यहाँ पर जो कोर लगा है, अब इसके अंदर देखिए आयरन कोर डाल दिया है इसने। अब इसमें फेराइट कोर काम नहीं करेगा, अब इसमें क्या है, आयरन कोर डाल दिया है। तो आयरन कोर का खासियत है कि जब यहाँ पर लाइन न्यूट्रल जाएंगे तो वो वहाँ पर जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी वाले में बनने चालू हो जाएंगे, उसकी वजह से इफ़ेक्ट आएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर एसी वोल्टेज मिलेगा। कभी भी आप देखे होंगे 12 वोल्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब आप नापते हैं मीटर से तो वो एसी में ही दिखाता है, न कि डीसी में दिखाएगा। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा एसी में होगा। तो अगर आपको उसको डीसी करना है तो यहाँ पर एक जो है डायोड लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर 25 वोल्ट का 47 माइक्रोफैराड या 470 माइक्रोफैराड का जो है कैपेसिटर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब आपको जो है यहाँ पे प्योर डीसी मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कंपनी ने 12 वोल्ट लिखा है तो एक्चुअल में वो 12 नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर डीसी होगा तो वहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होते हैं, क्योंकि वो जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसको भी वो अपने अंदर ले लेता है। मान लीजिए यहाँ 12 था तो लगभग 17-18 वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलेगा हमको। तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।